हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो मच अवेटेड मूवी द कॉन्जरिंग 3 यानी कि द डेविल मेड मी डू इट। ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स की 8वीं फिल्म है और ये बेस्ड है आर्नी जॉनसन के रियल लाइफ केस पर। आर्नी ने अपने मकान मालिक को मार दिया था और कोर्ट में कहा था कि ये मुझसे डेविल ने करवाया। अमेरिका में ये पहला कोर्ट केस था जिसमें मर्डर का रीजन बताया गया डिमोनिक पोजेशन को। अब इस मूवी में एक मेजर चेंज ये है कि इसे जेम्स वॉन ने डायरेक्ट नहीं किया, बल्कि इसे डायरेक्ट किया है द कर्स ऑफ ला llorona के डायरेक्टर माइकल चैवेज ने। लेकिन स्टोरी है जेम्स वॉन और डेविड लेस्ली जॉनसन की। तो देखते हैं कि मूवी कैसी है और क्या ये उम्मीदों पर खरी उतर पाती है या नहीं। एंड में अच्छे से डिस्कशन करेंगे और मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1981 में ब्रुकफील्ड नाम के टाउन में। हम देखते हैं एड और लोरेन को, जो कि एक 8 साल के बच्चे डेविड ग्लैडसेल के एक्सॉर्सिज्म की तैयारी कर रहे थे। उनके साथ उनका साथी ड्रू भी था, जो कि ये सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। डेविड के साथ थे उसके मॉम डैड, उसकी बहन डेबी और डेबी का बॉयफ्रेंड आर्नी। अब फादर गॉर्डन अभी तक नहीं आए, इसलिए आर्नी डेविड को उसके रूम में ले जाकर सुला देता है। कुछ देर बाद फादर गॉर्डन भी आ जाते हैं और ये सीन होम है जदी एक्सॉर्सिस्ट को, जिसने सब कुछ स्टार्ट ही किया था। अब डेविड के साथ काफ़ी कुछ अजीब हो रहा था, इसलिए वो बाथरूम में जाकर छुप जाता है। लेकिन वहाँ उसके साथ और भी ज़्यादा अजीब चीज़ें हो रही थी और हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एक डीमन था। डेविड की चीखें सुनकर वो सब ऊपर आते हैं और यहाँ हर जगह बड़े बड़े स्क्रैचेस देख सकते हो। ये कैसे आए वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। डेविड का डैड दरवाज़ा तोड़कर उसके पास जाता है, लेकिन अब वो पोजेस हो चुका था, इसलिए वो सीधा अपने डैड को स्टैब कर देता है। ये देखकर डैड उसे उठाकर चल देता है नीचे की तरफ, जहाँ पर वो एक्सॉर्सिज्म करेंगे। और हम देख सकते हैं कि वो स्क्रैच कैसे आए। वो डीमन दीवारों को जकड़ रहा है। अब इस फिल्म में दिखाया गया कि डेविड के अंदर एक ही डीमन था, जबकि रियल लाइफ में कहते हैं कि उसके अंदर कई सारे डीमंस थे। खैर यहाँ पर एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है और तभी लॉरेन को कुछ विजन आने लगते हैं। ओवरऑल जो भी वो कर रहे थे वो सब कुछ फेल हो रहा था और डेविड को देखकर तो उसके घर वाले भी हैरान थे। वो एड के ऊपर अटैक करता है, जिससे एड को हार्ट अटैक आ जाता है। इसी बीच आर्नी उस डीमन को कहता है कि डेविड को छोड़ दो और मुझे ले लो। उसने डीमन को अपने अंदर इनवाइट कर लिया था और डीमन भी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। ये सब एड ने देख लिया था, लेकिन वो किसी को बताने की हालत में नहीं था और वो सब खुश हो रहे थे ये सोचकर कि सारी बला टल गई। ये था इस मूवी का इंट्रो। ये हमें बताया जाता है कि कैसे ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। खैर ये तो आपको वीडियो देखने के बाद पता चल ही जाएगा। अब एड भर्ती है हॉस्पिटल में और उसे अभी तक होश नहीं आया। उधर आर्नी और डेबी रहते हैं एक डॉग कैनल के ऊपर, क्योंकि डेबी वहीं पर काम करती है। वहाँ का मैनेजर है ब्रूनो सॉल्स। अब वो दोनों जाते हैं डेबी के घर, जहाँ पर सब कुछ एकदम नॉर्मल हो चुका था, लेकिन आर्नी के लिए नहीं। वहाँ पर से एक अजीब सी औरत दिखाई देती है जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। उधर हॉस्पिटल में लॉरेन फादर गॉर्डन को बताती है कि वैड से कैसे मिली थी और कैसे उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। लॉरेन ये बात कई इंटरव्यूज में बता चुकी है। अगले दिन आर्नी काम पर था और वो औरत उसे भी दिख रही थी और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। तो वो वापस कैनल पर पहुंच जाता है और पता नहीं क्यों आज वहाँ पर कुत्ते कुछ ज़्यादा ही भौंक रहे हैं। उधर डैड को होश आ गया था और होश आते वो सबसे पहले ये कहता है कि डीमन आर्नी के अंदर है। लॉरेन जल्दी से पुलिस को कॉल करके वार्न कर देती है कि कैनल पर कोई ट्रेजेडी होने वाली है। और वो सही भी थी, क्योंकि आर्नी को काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें दिख रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि कुत्ते उसी के ऊपर भौंक रहे हैं। ब्रूनो डेबी के साथ डांस कर रहा था, लेकिन आर्नी को वो दिख रहा था एक डीमन, और जैसे ही वो डीमन उसकी तरफ बढ़ता है वो उसे स्टैब करके मार देता है, जबकि असलियत में आप जानते हो कि उसने ब्रूनो को मार डाला। अब वो ऐसी सड़क पर चलता जा रहा था, तभी सामने से आ रहा एक पुलिस ऑफिसर उसे देखकर कार रोक लेता है और उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि ट्रेजेडी हो चुकी। ब्रूनो को उसने 22 बार स्टैब किया था और उस टाउन के 193 साल के इतिहास में ये पहला मर्डर है। एड और लॉरेन फादर न्यूमैन के सामने उसे टेस्ट करते हैं और वो पोजेस नहीं था, लेकिन डेविस बात की गवाही देती है कि जिसने मर्डर किया वो आर्नी नहीं था, बल्कि आर्नी की बॉडी में कोई और था। कोर्ट में सुनवाई होती है और वारंट्स के सपोर्ट से लॉयर कहते हैं कि मर्डर के वक्त आर्नी पोजेस था। अब उन्होंने ये कह तो दिया, लेकिन अब उन्हें ये प्रूव करना होगा, इसलिए वो लग जाते हैं काम पर। हमें पता चलता है कि ये सब 5 महीने पहले शुरू हुआ था, जब डेविड की फैमिली नए घर में शिफ्ट हुई थी। वहाँ पर एक वाटर बेड था जिसके अंदर डेविड को कुछ दिखाई दिया था और उसने डेविड के ऊपर अटैक भी किया था, लेकिन उसके घर वालों ने सोचा कि सिर्फ उसका वहम है। वो दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो वाटर बेड था और वहाँ के फ्लोर की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी और ये पानी की वजह से नहीं था। लोरेन बेसमेंट में जाकर चेक करती है तो वहाँ उसे मिलता है एक विचित्र टोटम, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि किसी ने डेविड को कर्ज किया था, लेकिन अब वो कर्ज है आर्नी के ऊपर। उस टोटम की फोटो वो पहुँचा देते हैं हर एक पुलिस स्टेशन में ताकि उन्हें कोई क्लू मिले।
और फादर गॉर्डन उन्हें बताता है एक ऐसे आदमी के बारे में जो कि पहले एक प्रीस्ट था और शायद वो उनकी कोई मदद कर पाए। उसका नाम है कैसनर, जिसने रैम कल्ट को कई सालों तक स्टडी करके उसे एक्सपोज किया था, और ये नॉड है एनेबल का। अब वो दोनों उससे मिलने जाते हैं उसके घर, जो कि नदी के किनारे था। उन्हें लेकर जाता है अपने बेसमेंट में, जहाँ पर एक काफ़ी बड़ी कलेक्शन थी उस कल्ट के सामान की। और आप जानते हो कि ये दोनों भी इस तरह की चीज़ें कलेक्ट करते हैं। इनके पास भी एक अच्छी खासी कलेक्शन है। खैर कासनर उनकी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता। उधर हम देखते हैं उसी औरत को जो कि आर्नी को दिख रही थी, और वो कोई रिचुअल कर रही है जो कि लॉरेन के विजन्स में आ रहा था मूवी के इंट्रो में। अब जैसे वो रिचुअल करती है, वो डीमन जाकर आर्नी को जकड़ लेता है, लेकिन गार्ड उसे बचा लेते हैं। यहाँ में पता चलता है कि उसी औरत ने डेविड को कर्ज किया था, और जब वो रिचुअल करती है तभी डीमन उसके शिकार तक जाता है। इधर वॉरेंस को एक क्लू मिला था, इसलिए वो पहुंच जाता है डेनवर्स में सार्जेंट क्ले से मिलने। वो बताता है कि 4 महीने पहले कैटी और जेसिका नाम की 2 लड़कियां गायब हो गई थी। केटी की डेड बॉडी उन्हें मिल गई थी, जिसे 22 बार स्टैब किया गया था, बिल्कुल जैसे आर्ने ने किया था ब्रूनो को। लेकिन जेसिका का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। अब खास बात यह है कि जेसिका के घर से पुलिस को वैसा ही टोटम मिला था, यानी कि वो भी पोसेस थी। अब लॉरेन क्ले से एक डील करती है जिसमें वो जेसिका को ढूंढेगी और बदले में वो उसे पूरी केस फाइल देगा। वो तीनों पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहाँ केटी की बॉडी मिली थी। अपनी एबिलिटीज का यूज करके लॉरेन पता लगाती है कि पोसेस जेसिका ने केटी को मारा था, और उसके बाद उसने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान ले ली थी। लॉरेन भी उसी क्लिफ पर थी, तभी एक हाथ उसे नीचे खींच लेता है, लेकिन टाइम रहते एड ने उसे पकड़ लिया था। एक और ड्रामेटिक सीन जो कि हमें इन दोनों का बॉन्ड दिखाता है। उस नदी में सर्च करने पर उन्हें जेसिका की बॉडी मिल जाती है। अब वो दोनों अपने मोटेल पर जाते हैं जहाँ उनके पास फोन आता है डेबी का, और वो उन्हें बताते हैं कि आर्नी अभी भी पोजेस्ड है और वो डीमन चाहता है कि वो सुसाइड कर ले। हम देखते हैं कि फादर न्यूमैन आर्नी को होली वाटर की बोतल देता है ताकि वो सेफ रहे। इधर वॉरेंस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो जाते हैं फ्यूनरल होम में, क्योंकि जेसिका की बॉडी के थ्रू लॉरेन पता लगा सकती है कि उसे कर्ज किसने किया था। जेसिका का हाथ पकड़ने पर वो पहुंच जाती है उसी जगह पर जहाँ से वो औरत ये सब कर रही थी। वो एक अंडरग्राउंड जगह थी जहाँ पर पानी टपक रहा था और ट्रेन की आवाज़ भी आ रही थी। वो देख पाते हैं कि वहाँ पर एक ऑल्टर था जिसके थ्रू काला जादू किया जा रहा था, और अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब कि वो डीमन भी आर्नी के पास पहुंच गया। उधर पोसेस आर्नी उस बॉटल को तोड़कर उसके कांच से अपनी जान लेने वाला था, लेकिन सही टाइम पर लॉरेन ये सब रोक देती है। यहाँ उसका आमना सामना होता है उसी औरत से जिसने उसे वहीं पर फंसा लिया था। अब वो खुद वापस नहीं आ पाएगी। तभी वहाँ पर एक डेड बॉडी उठ खड़ी होती है जो कि लॉरेन की तरफ ही भाग रही थी, लेकिन सही टाइम पर एड लॉरेन को बचा लेता है उसका साइकिक कनेक्शन तोड़कर। अब केस फाइल लेकर वो अपने घर पहुंचते हैं जहाँ पर डेबी और ड्रू मौजूद थे। ड्रू ने एक विचक्राफ्ट की बुक दिखाता है जिसमें इस कर्ज के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन वो पूरा समझ नहीं पाते। उन्हें बस इतना समझ आया था कि ह्यूमन सैक्रिफाइस देने होते हैं, एक मर्डर से और एक सुसाइड से, और एग्जैक्टली यही हो रहा है। जेसिका ने केटी को मर्डर किया और फिर सुसाइड कर लिया। आर्नी ने ब्रूनो का मर्डर किया और अब डीमन उससे भी सुसाइड करवाने में लगा है। इस कर्ज को रोकने के लिए उन्हें वो अल्टर तोड़ना होगा जहाँ से सब किया गया। अब वो पूरा दिमाग लगा रहे थे, तभी अचानक एड बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो घर में उसे कोई भी नहीं मिलता सिवाय उस औरत के, जो कि अचानक गायब हो जाती है, और तभी एड की तरफ बढ़ती है वही डेड बॉडी। अब एड उसे मारने वाला था कि तभी ड्रू उसे रोक लेता है क्योंकि वो मारने जा रहा था लॉरेन को। यहाँ वो भी सब कुछ समझ गया था और हम भी। वो जल्दी से अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ से मिलता है एक फ्लावर वास जिसके अंदर था वही टोटम, यानी कि एड भी कस्ड हो गया। अब वो मारेगा लॉरेन को और उसके बाद वो सुसाइड कर लेगा। अब तो साल्टर को ढूंढना ही था, इसलिए लॉरेन उस बुक को लेकर चल देती है कैसनर के पास, क्योंकि वही है जो उसे पढ़ सकता है, और यह एड क्लूज को जोड़ने में लगा हुआ था। एड को पता चलता है कि वो तीनों टोटम काफी पास थे, और लॉरेन ने बताया था कि जहाँ वाल्टर है उस जगह पानी टपकता है और ट्रेन की आवाज भी आती है। इससे एड को पता चल जाता है कि वाल्टर कहाँ पर है, और थोड़ी देर में आपको भी पता चल जाएगा। एड भी वहाँ के लिए निकल जाता है। उधर लॉरेन पहुंच चुकी थी कैसनर के पास, और बुक पढ़कर उसे बताता है कि कर्ज को पूरा करने के लिए 3 विक्टिम चाहिए, द चाइल्ड, द लवर एंड द मैन ऑफ गॉड, जो कि है डेविड, जेसिका और एड। अब जेसिका तो मर गई और डेविड का कर्ज चला गया आर्नी पर। लॉरेन से बताती है कि तीसरा विक्टिम है उसका हस्बैंड। तब उसे लेकर जाता है बेसमेंट में और बताता है कि वो चोरी छुपके एक बच्ची को पाल रहा था जिसकी माँ उसे जन्म देते वक्त मर गई थी। उस बच्ची का नाम एस्ला, और वो वही औरत है जो ये सब कर रही है। कैसनर उस कल्ट को स्टडी कर रहा था और इसी बीच इस्ला भी इससे अट्रैक्ट हो गई। वो बताता है कि यहाँ टनल्स हैं और वो एल्टर भी वहीं पर होगा। वो लॉरेन को भेज देता है टनल में, और तभी इस्ला भी वहाँ पहुँच जाती है जो कि एक ही झटके में अपने डैड को मार देती है। अब हमें ये नहीं बताया गया कि वो उसका असली फादर है या नहीं, और मेरे ख्याल से तो वो उसी कल्ट के किसी मेंबर की बच्ची होगी जिसे वो स्टडी कर रहा था, इसलिए उसने इस्ला को छुपा कर रखा।
और जैसे कि इस फ्रेंचाइज की हिस्ट्री रही है, ये इसके ऊपर भी एक स्पिन ऑफ बना सकते हैं और मुझे लगता है कि ज़रूर बनाएंगे। खैर लॉरेन उस अल्टर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती क्योंकि इसला भी वहीं पर थी। तब एड भी वहां पहुंचता है और लॉरेन की चीखों से उसे पता चल जाता है कि वो नीचे है। हथौड़े से लॉक तोड़कर वो नीचे पहुंच जाता है। यहाँ इसला उसकी वाइफ को ASMR करते हुए मारने वाली थी कि तभी उसके सर पर पत्थर मारकर वहां से भाग जाती है और अब संकट आया था एड पर। इसला रिचुअल स्टार्ट करती है और एड और आर्नी दोनों ही पोजेस हो चुके थे। एड लॉरेन के पीछे पड़ा हुआ था हथौड़ा लेकर और ये रेफरेंस है द शाइनिंग का। उधर आर्नी भी हवा में लटके हुए अपनी जान लेने वाला था कि तभी डेब्यू से रोक लेती है और इधर लॉरेन ने एड को रोक लिया था अपनी पहली मुलाकात याद दिलाकर। बेसिकली यहाँ पर हमें लव की पावर दिखाई जा रही है। अब एड होश में आ चुका था, इसलिए वो साल्टर को तोड़ देता है और यहाँ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इसला के लिए नहीं, क्योंकि उसने तो डेविल से डील की हुई थी, इसलिए डेविल आकर उसकी सोल ले जाता है। अब तो पक्का इसका स्पिन ऑफ आएगा। अब एड इसला के कप को अपनी कलेक्शन में शामिल करता है और यहाँ पर हम वैले की पेंटिंग देखते हैं और एनेबल को भी। अब बची थी आर्नी के केस की सुनवाई। आप सोच रहे होंगे कि वो बच जाएगा, लेकिन उसे मैनस्लॉटर के चार्ज में 10-20 साल की सजा हुई थी, लेकिन जेल में वो रहा सिर्फ 5 साल और उसने डेबी से शादी कर ली और आज भी वो दोनों मैरिड हैं। आखिर में एड लॉरेन को अपने प्यार की यादगार दिखाता है और इसके बाद आती है कुछ रियल फोटोज और रियल रिकॉर्डिंग और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये कितनी रियलिटी पर बेस्ड है और कितनी नहीं। स्टार्टिंग में तो रियलिटी से चिपकी हुई थी, लेकिन एंड आते आते ये काफ़ी दूर चली गई और आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्या रियल लाइफ में हुआ होगा और क्या नहीं। अब अगर बात करें मूवी के बारे में तो कहा जा रहा था कि ये सबसे डरावनी कॉन्जरिंग फिल्म होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि मूवी में काफ़ी कुछ चेंज्ड है, जैसे कि इसमें कोई हॉन्टेड हाउस नहीं था, बल्कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया, लेकिन फिर भी ये पिछली 2 मूवीज से बेहतर नहीं है। अब फैंस ने सोचा था कि ये मूवी ने आर्नी के केस के बारे में ज़्यादा दिखाएगी, लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं दिखाया गया, बल्कि वो रीज़न ढूंढा गया जिस वजह से आर्नी पोजेस्ड हुआ था। अब ये भी ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं। अब अगर आप कॉन्जरिंग फैन हो तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, और अगर नहीं हो तब भी आप इसे एक बार देख ही सकते हो। अब अगर बात करें रियल लाइफ केस की तो उसमें जज ने सीधा ये डेविल वाली अपील रिजेक्ट कर दी थी और तब ये केस लड़ा गया था इस बेसिस पर कि आर्नी ने अपने मकान मालिक को मारा सेल्फ डिफेंस में, तब जाकर वो डेथ पेनल्टी से बचा और उसे 10-20 साल की सजा हुई। अब अगर आप कोर्ट के एंगल से देखो और ये डेविल वाला एंगल भूल जाओ तो ये केस काफ़ी डार्क है। मर्डर करने के बाद तो कोई भी ये कह सकता है कि ये मैंने नहीं किया, और मर्डर वैसे नहीं हुआ था जैसे इस मूवी में दिखाया गया। उस वक्त वहाँ और भी लोग मौजूद थे। आप इंटरनेट पर इसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो। जितना आप इसके बारे में जानोगे ये उतना डार्क होता जाएगा। तो अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। 18 अप्रैल 2019 को 92 साल की उम्र में लॉरेन की डेथ हो गई थी। उससे पहले वो हेड कंसल्टेंट थी सभी कॉन्जरिंग प्रोजेक्ट्स की। जुलियन हिलियर्ड द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस के तीसरे चाइल्ड स्टार हैं जो कि एक कॉन्जरिंग फिल्म में नजर आए। बाकी 2 हैं लुलू विल्सन जो कि एनाबेल क्रिएशन में थी और मैकेना ग्रेस जो एनाबेल कम्स होम में थी। ये जुलियन की दूसरी हॉरर मूवी है कलर आउट ऑफ स्पेस के बाद, और चौथा हॉरर प्रोजेक्ट द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस और पेनी ड्रेडफुल सिटी ऑफ एंजल्स को मिलाकर। पहले इस मूवी का टाइटल द कॉन्जरिंग 3 था, लेकिन बाद में से बदला गया और आप जानते ही हो किस लिए। माइकल चैवेस ने इस फिल्म को स्पेशली दिखाया था अपनी फ्रेंड बिली आइलिश को और उन्हें मूवी पसंद आई थी। ब्रुकफील्ड मर्डर्स के ऊपर ये दूसरी मूवी है। पहली थी द डीमन मर्डर केस जो आई थी 1983 में। फादर गॉर्डन हमें इस यूनिवर्स में चौथी बार दिखे। इस मूवी की लेंथ उतनी है जितनी द कॉन्जरिंग की थी। ये पहली कॉन्जरिंग मूवी है जिसके डायरेक्टर जेम्स वॉन नहीं है। जेम्स ने 2 मूवीज के बाद इसे छोड़ दिया और ऐसा उन्होंने पहले इंसीडियस के साथ भी किया था। आपको बता दूं कि इस साल उनकी मूवी आ रही है मैलिग्नेंट, जो कि उनके हिसाब से गेम चेंजर होगी। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आप एक कॉन्जरिंग फैन हो तो ज़रूर बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जैसे यूट्यूब रिचुअल स्टार्ट करेगा। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे स्पाइरल की वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।